हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं हमारी नई सीरीज जो कि है इंडिया टू भूटान। तो इस सीरीज में मैं बात करूंगा कि कैसे मैं इंडिया से भूटान गया, क्या क्या प्रोसीजर था, क्या क्या नया प्रोसीजर है, और भूटान में जाने के बाद आपको कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या देखने लायक जगह है। तो ये पूरा इस सीरीज में डिस्कस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस जर्नी में सबसे पहला स्टेप है भूटान के बॉर्डर तक पहुंचना। तो अगर आप दिल्ली, कोलकाता, आप बागडोगरा या फिर आप गुवाहाटी में रहते हैं तो यहाँ से आपकी डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी है पारो भूटान के लिए। पर अगर मान लीजिए कि आप इन इलाकों में नहीं रहते हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सिलीगुड़ी का ये जो बागडोगरा एयरपोर्ट है ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपका दिल्ली से, आपका बैंगलोर से, आपका हैदराबाद से, आपका मुंबई से और कोलकाता से जितनी भी मेजर लोकेशन है इंडिया की, वहां से डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी है आपकी बागडोगरा के लिए। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप डायरेक्टली सबसे पहले बागडोगरा आ सकते हैं और बागडोगरा से जो भूटान का बॉर्डर डिस्टेंस है वो लगभग 4 to 5 आवर्स का है, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। सेकेंडली, अगर आप मान लीजिए कि आप फ्लाइट से नहीं आना चाहते हैं, आप एक बजट ट्रैवलर हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की धड़कन NJP न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन जो है उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है पूरे के पूरे देश के मेजर स्टेशन से। तो अगर आप चाहें तो आप वाया ट्रेन भी सिलीगुड़ी पहुंच सकते हैं। अब सिलीगुड़ी में जब आप पहुंच जाएंगे वाया ट्रेन या फिर वाया फ्लाइट, तो अब हम समझते हैं कि आगे की जर्नी में हमें क्या क्या करना है। तो दोस्तों, अगर आप वाया फ्लाइट जाना चाहते हैं भूटान तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन पड़ेगा ड्रक एयर की फ्लाइट सर्विसेज। अब ड्रक एयर जो है ये रॉयल भूटान एयरलाइंस, ये वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लाइट सर्विसेज है भूटान की। तो अभी मैं आपके सामने वन वे टिकट जो है बुक करने की कोशिश करूंगा फ्रॉम दिल्ली टू पारो, और यहाँ पे जो डिपार्चर डेट है वो भी मैं आगे की लूंगा। मैं 25 अप्रैल की डिपार्चर डेट ले रहा हूँ, जो लगभग अभी 1 महीने बाद की है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपनी नेशनैलिटी इस फ्लाइट को भरने के दौरान गलत नहीं भरनी है, तो सभी डिटेल्स बहुत ध्यान से भरें। तो फ्लाइट की अगर बात करूंगा तो मंडे के अलावा ये हर दिन फ्लाइट आपकी रहेगी, और $329 आपकी फ्लाइट का चार्ज रहेगा। $329 की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 28 से 29 हज़ार रुपए के आसपास आपका बैठेगा। 3 hours 15 minutes ये आपकी फ्लाइट ड्यूरेशन रहेगी दिल्ली से पारो। और बेसिकली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप 5 किलो जो है वो हैंड बैगेज लेके जा सकते हैं और 30 किलो आप फ्लाइट में लेके जा सकते हैं। तो ड्रक एयर की जो फ्लाइट है रीजनेबल तो मैं बिल्कुल भी किसी भी एंगल से नहीं कहूँगा, क्योंकि 30,000 रुपीज़ एक फ्लाइट के लिए देना बहुत ज़्यादा है। तो डिटेल्स की अगर बात करें तो आपका नाम, आपके पासपोर्ट, ठीक है ना, ईमेल, ठीक है, आपका फ़ोन नंबर, आपको ईमेल कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी। पर इसी के साथ चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आप बागडोगरा से पारो जाते हैं तो आपको कितना खर्चा पड़ेगा। तो अगर आप बागडोगरा से पारो जाते हैं तो फ्लाइट सर्विसेज केवल 2 दिन की है, सैटरडे और ट्यूसडे। पर फ्लाइट का चार्ज है $132, जो कि लगभग आपका 11,000 रुपीज़ के आसपास है। तो मैं तो सजेस्ट आपको यही करूंगा कि आप देश के किसी भी कोने में हो, आप 6-7,000 की फ्लाइट पकड़ के पहले बागडोगरा आएँ और उसके बाद यहाँ से 11,000 की फ्लाइट पकड़ लें, अगर आप वाया फ्लाइट ही जाना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू एटलीस्ट आपका 12 to 13,000 ईजिली जो है वो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो बागडोगरा से जो पारो है लगभग 50 मिनट्स का फ्लाइट टाइम है, और मॉर्निंग में 7:20 ये जो फ्लाइट है ये पारो के लिए चलती है। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि आप वाया फ्लाइट ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत कॉस्टली ऑप्शन लग रहा है, तो आप वाया रोड भी आगे ट्रैवल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ आप यहाँ पे सिलीगुड़ी पहुंच चुके हैं। अब या तो आप वाया फ्लाइट आए हैं या तो आप वाया ट्रेन आए हैं। अगर मान लीजिए आप वाया फ्लाइट आए हैं तो फ्लाइट से उतरने के बाद सबसे पहले तो किसी से बात मत कीजिए, बाहर डायरेक्टली थोड़ा सा एयरपोर्ट से बाहर आ जाइए और वहां से आपको ऑटो मिल जाएंगे। ऑटो में बैठिए, 50 रुपए एट पैक्स आप दीजिए और बोलिए कि आपको बिहार मोड़ जाना है, और आपके साथ 4-5 सवारियां और बैठेंगी, ठीक है ना, जिनको सभी को कहाँ जाना है, बिहार मोड़ जाना है। तो आप बिहार मोड़ आइए। बिहार मोड़ पे उतरने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको किसी से और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी, और अगर आप बस स्टैंड जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी डायरेक्ट गवर्नमेंट बसेस हैं, और बहुत अच्छी बसेस हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं बिहार मोड़ उतरा था तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था, 10 से 12 किलोमीटर का था आगे का डिस्टेंस, पर फिर भी मेरे सिर्फ 20 रुपीज़ लगे, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट बस से ट्रैवल किया। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप भी गवर्नमेंट बस से ट्रैवल करें, वरना तो वहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर्स, टुक टुक ये आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्विसेज है बिहार मोड़ से, तो आप आराम से पहुँच सकते हैं कहीं पे भी।
तो अगर आप बस स्टैंड पहुंच जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बस सर्विसेज जो है, अब अगर आप भूटान में एंटर करना चाहते हैं तो आपको वाया जयगांव जाना है, और जयगांव के लिए बस सर्विस रेगुलर है आपकी बस स्टैंड से। और मैं जो था, मैं पहुंचा था लगभग 9 बजे के आसपास बागडोगरा में, और अगली जो ट्रेन थी आपकी जयगांव के लिए, अब जयगांव हम डायरेक्टली ट्रेन से नहीं जा सकते, हम हाशीमारा जाते हैं। अब हाशीमारा के लिए जो अगली ट्रेन थी वो दिन के 3 बजे की थी। जब मैं सुबह 9 बजे पहुंच गया था तो मेरा वेट करने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैंने बस कैच की थी, और जयगांव के लिए डायरेक्ट बसेस है, तो मैंने बस कैच की थी लगभग सुबह 9 बजे के आसपास ही, और वहां से मैंने बस कैच करी, और लगभग मुझे 5 घंटे बाद मैं पहुंच चुका था आपका जयगांव। तो मैं 9 बजे चला था, और यही मान लीजिए कि मैं लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास, है ना, जयगांव का जो भूटान का गेट था, एंट्री गेट था, वहां पे था। अब अगर आप मान लीजिए कि वाया रोड नहीं जाना चाहते हैं, वाया ट्रेन जाना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको ऑप्शंस जो है दिखा देता हूँ कि आप कैसे जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप वाया ट्रेन डायरेक्ट जयगांव तक नहीं जा सकते। आप हाशीमारा स्टेशन है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर पीछे है आपका जयगांव से, वहां तक जाएंगे तो आपको हाशीमारा तक कौन सी ट्रेन मिलेंगी और ये कहाँ से मिलेंगी, ये सभी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपका न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन थोड़ा सा दूर है, तो वहां तक तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको कैब करके जाना पड़ेगा। पर अगर आप चाहें तो आप सिलीगुड़ी जंक्शन भी जा सकते हैं, जो कि आपको हांगकांग मार्केट के पास में दिख रहा होगा। तो ये दोनों रास्ते आप कोई भी स्टेशन जा सकते हैं। अब स्टेशन जब आप पहुंच जाएंगे तो सिलीगुड़ी जंक्शन से हाशीमारा की ट्रेन मैंने देखी है, और आप ये देखिए कंचन कन्या सुबह 8:15 बजे के आसपास चलती है सिलीगुड़ी जंक्शन से, और ये आपकी जाती है हाशीमारा। अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो 1 अप्रैल के लिए आप देखिए कि लगभग 17 सीट्स अवेलेबल हैं, 2 अप्रैल को भी अवेलेबल है। तो ट्रेन लगभग आप ये मान के चलिए कि आपको सीट्स मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आप ये देखिए महानंदा एक्सप्रेस ये 3 बजे के आसपास की ट्रेन है, और एक सुबह की भी ट्रेन है 7:45 के आसपास की, और जिसमें देखिए हर दिन आपकी अवेलेबिलिटी रहेगी ही रहेगी। तो आप चाहें तो न्यू जलपाईगुड़ी से स्टेशन से ट्रेन ले लीजिए, या फिर आप सिलीगुड़ी जंक्शन से ट्रेन ले लीजिए। दोनों ही केसेस में आप हाशीमारा आराम से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, सिलीगुड़ी से जयगांव तक पहुंचने के लिए मुझे 5 से 6 घंटे का समय लगा था। रास्ता जो था वो काफी जगह पे वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। पर जब मैं हाशीमारा पहुंचा था तो हाशीमारा से जयगांव तक का सफर बहुत सुंदर था, क्योंकि दूर से ही भूटान के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो दिखना शुरू हो गए थे, और वहीं से मेरी एक्साइटमेंट शुरू हो गई थी। अब जैसे ही मैं जयगांव पहुंचा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं डायरेक्टली इंडिया भूटान के इस बॉर्डर गेट पे पहुंचा, और वहां पे पूछ के मैंने पता किया कि मुझे लेफ्ट साइड से भूटान में एंट्री लेनी पड़ेगी। अब लेफ्ट साइड में जब आप जाएंगे तो ये काफी बड़ी दीवार है जो आपको फॉलो करेगी, आप इसी दीवार को फॉलो कीजिए, और थोड़ी ही दूरी पे चलने पे राइट साइड में आपकी एंट्री हो जाएगी भूटान के इस टर्मिनल में। अब इस टर्मिनल में क्या क्या हुआ, आइए इस बात को समझते हैं। तो दोस्तों, जब हम भूटान में एंटर करेंगे तो जिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हमें एंट्री मिलेगी, आइए उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट, इन दोनों के बेसिस पे आपको भूटान में एंट्री मिल जाएगी। पर अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप एक एडल्ट के साथ ही इस देश में एंटर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी इंग्लिश में। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जब आप एंटर करेंगे तो आइए समझते हैं कि हमारे मेजर एक्सपेंसेस जो है अंदर क्या क्या होंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला चार्ज है वो है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट फंड चार्ज, जो कि है 1200 रुपए प्रति व्यक्ति का प्रति रात्रि के हिसाब से। अब प्रति रात्रि का क्या फंड है, आइए इसको समझते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि आप 1200 रुपये केवल एक रात के लिए चुकाते हैं, ठीक है, और आपने एक दिन एंट्री की है, तो आपका 1200 रुपये एक रात के लिए हो चुका है। और आप चाहें तो अगले दिन शाम तक या रात तक, है ना, आप वापस आ सकते हैं इंडिया में, और आपका 1200 रुपये के ऊपर एक भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो ये जो 1200 रुपये है SDF का, ये पर रात्रि के हिसाब से है। अगर आप मान लीजिए कि आप 6 दिन का ट्रिप बुक करते हैं तो आपका लगभग 70 to 100 रुपीज़ ये आपको जमा करवाना होगा, शुरुआत में ही जमा करवाना होगा, और ये बिल्कुल कंपलसरी है, आपको ये फंड जो है ये जमा करवाना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि आप 4 दिन में घूम के वापस आ जाते हो तो 2 दिन का जो आपका SDF का चार्ज है वो आपको वापस मिल जाएगा, है ना। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, अगर आपकी ट्रिप जल्दी खत्म हो जाती है तो ये SDF का फंड आपको रिफंड भी हो जाएगा। तो ये है हमारा सबसे पहला फंड, SDF का चार्ज, और ये है 1200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का। तो दोस्तों, बात करते हैं हमारे दूसरे चार्ज के बारे में।
आपको इस देश में गाइड मैंडेटरी है, गाइड बाध्य है। अगर आप इस देश में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रख लें कि आपको थोड़ी आसपास अंदर एंटर करते ही आपको गाइड्स वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे। आप किसी भी गाइड से बातचीत कर सकते हैं और वो आपको फिर आगे फर्दर गाइड करेगा। अब जो गाइड है वो आपसे प्रतिदिन का 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का आपको ये जो चार्ज करेगा ही करेगा। तो एक गाइड जो है अगर आप 6 दिन के लिए बुक करते हैं तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 9 से 10 हज़ार रुपये आपका गाइड में जाएगा ही जाएगा। और एक और मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि आपको गाइड का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीला एक एंट्री होने वाला है अगर आप एंटर करना चाहते हैं भूटान में और घूमना चाहते हैं थिम्पू और पारो। तो दोस्तों अगर आप वाया कार या फिर वाया बाइक एंटर करना चाहते हैं भूटान तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर डे का चार्ज है 4500 रुपीज़ और गाइड आपके साथ चलेगा। तो गाइड कार में तो आपके साथ चलेगा, पर अगर वो आप उसको बाइक पे साथ ले जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, बाइक खुद से चलाना चाहते हैं तो गाइड अपनी बाइक लेके आएगा, पर आपको बाइक का जो फ्यूल का एक्सपेंस है, जो गाइड के ट्रैवल के एक्सपेंसेस है, वो सभी आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि मान लीजिए कि आप अपनी गाइड और ये जो कार है, बाइक है, ये कुछ लेके नहीं आते तो आपको इजीली जो है फंशलिंग में डायरेक्टली थिम्पू के लिए कार टैक्सी सर्विस वगैरह मिल जाएगी जो आपसे चार्ज लेगी 4500 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ के आसपास। तो अगर आप कार बुक करना चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन आपके लिए है। पर साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने टूरिज़्म जो भूटान की वेबसाइट है उसको पूरी तरीके से खंगाला है और उस पर मैंने एक इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। उस पर यह लिखा था कि आप अपना लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो खुद से अरेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी ट्रैवलर्स जा रहे हैं और जो अपनी यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं वाया कैब जा रहे हैं, पर ऐसा लिखा हुआ है भूटान टूरिज्म की वेबसाइट पे कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट अपना खुद का अरेंज कर सकते हैं। उन्होंने रेकमेंड किया है कैब को, उन्होंने ये फोर्स मैंडेटरी नहीं किया है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि अगर आप चाहें तो उन्होंने उसी जगह पे एक चीज़ लिखी हुई है कि आप druckride.com, ठीक है, इस वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंट्रेंस के लिए। तो मैं आपको druckride.com के बारे में बताना चाहूँगा कि ये बस बुकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आप अपने गाइड के साथ थोड़ी सी बातचीत कर सकते हैं और उससे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप वाया बस ट्रैवल करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बस के चार्जेस थिम्पू तक है 475 रुपीज़, तो लगभग 950 रुपीज़ के आसपास आप और आपका गाइड आपके साथ जा सकता है। और अगर आप वाया कार जाएंगे तो यही एक्सपेंस आपका 4000 से 5000 का पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस पड़ेगा। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वाया बस ट्रैवल करें क्योंकि टूरिज़्म की वेबसाइट पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। दे हैव रेकमेंडेड, उन्होंने रेकमेंड किया है कैब को, पर उन्होंने बाध्य नहीं किया है, ऐसा मैंने देखा है। साथ ही मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी शेयर करना चाहूँगा कि जब आप एंटर करने लगेंगे तो आपको आपकी होटल बुकिंग्स भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। और जो होटल्स हैं आपके tourism.bt की जो वेबसाइट है वहाँ आपको ये आपके होटल्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इन होटल्स को देख सकते हैं, इनको सर्च कर सकते हैं MMT पे booking.com पे। और इतना तो मैं आपके साथ बताना चाहूँगा कि अगर आप ये होटल्स बुक करते हैं जो कि टूरिज़्म वेरीफाइड हैं तो आपको पर नाइट का लगभग 2000 रुपीज़ के आसपास चार्ज चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। तो ये आपका होटल का भी चार्ज आपके साथ जुड़ जाएगा जो कि आपको शो करना पड़ेगा कि मैंने ये बुकिंग करके रखी है और मैं इन होटल्स पे ठहरने जा रहा हूँ। और आप ये सोच के चलिए आपके साथ गाइड चलेगा तो वो भी ये चीज़ तो नोटिस करेगा ही करेगा क्योंकि वही आपके डॉक्यूमेंट्स फिल करेगा कि येस ये होटल जो है आपने बुक किया हुआ है और ये होटल जो टूरिज़्म की वेबसाइट है उस पर वेरीफाइड है, तो आप इसको इस होटल में आप जा सकते हैं। तो ये टूरिज़्म ये जो आपका स्टे है इसका आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आप जो है आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेके चलना पड़ेगा इंडिया से। तो अगर आपने इंडिया में ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लिया है फॉरेन के लिए, भूटान के लिए, तो आप चाहें तो वहीं पे बॉर्डर पे ही आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपके ट्रैवल इंश्योरेंस कर देंगे 600 रुपीज़ के आसपास। और ये पूरे के पूरे ड्यूरेशन की है, ऐसा नहीं है कि ये केवल एक दिन की। तो 600 रुपीज़ ये ट्रैवल का आपका चार्ज रहेगा। तो आइए एक बार शुरू से एंड तक पूरे चार्जेस की बात करते हैं। तो SDF 1200 रुपीज़, उसके बाद आपको होटल बुकिंग आपकी दिखानी रहेगी। उसके बाद अगर आप वाया कार या फिर वाया बाइक ट्रैवल करते हैं तो आपको 4500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चुकाना पड़ेगा। गाइड चार्जेस आपके रहेंगे 1500 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ के आसपास। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल ट्रांसपोर्ट कैब वगैरह लेते हैं तो उसके भी आपको चार्जेस रहेंगे। अगर आप बस लेते हैं तो थोड़ा सा रीजनेबल हो जाएगा।
और ये सब लेके आपको एंटर करना है भूटान में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद कलेक्ट की है और मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। मैंने भूटान देश में एंट्री ली थी विदाउट ऑल दीज चार्जेस, क्योंकि मैं वो लास्ट ट्रैवलर हूँ, मैं वो लास्ट सोलो ट्रैवलर हूँ जिसने भूटान में फ्री में ट्रैवल किया था। भूटान में जिस दिन ये डिसीजन आना था कि क्या कहते हैं सोलो ट्रैवलर्स को मतलब अब ये बिल्कुल आपका चार्ज लगेगा, तो मैं वो लास्ट ट्रैवलर था इंडिया से जिसने भूटान फ्री में घूमा है। और मैं आपको वो सारी की सारी इमेजेस, क्योंकि मैंने बिल्कुल हम्बल तरीके से ट्रैवल किया है बस में, मैं आपको वो सारी चीज़ें अपनी आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा ज़रूर। तो अभी हमारी एंट्री हो चुकी है भूटान में। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को भरने के बाद आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी ले जाना ना भूलें। तो ये सब करने के बाद आप एंटर कर चुके हैं भूटान में, और आइए देखते हैं भूटान के अंदर हमें देखने को क्या क्या मिल रहा है और मेरी जर्नी कि मैं थिम्पू कैसे पहुँचा ये भी हम देखते हैं। तो दोस्तों, मैं फुनशोलिंग एंटर कर चुका था शाम के लगभग 4 बजे के आसपास, और एंटर करते ही मैंने सबसे पहले ली मोबाइल सिम। मैंने मोबाइल सिम ली और ताशी टेलीकॉम की, काफ़ी अच्छा नेटवर्क है उनका पारो और भूटान में। और मैंने ये जो सिम ली लगभग 500 रुपये के आसपास ली, इसमें 6 GB डाटा मुझे मिला। और इसकी सिम लेने के बाद मैंने थोड़ी देर फुनशोलिंग जो है वो घूमना शुरू कर दिया। अब फुनशोलिंग का जो ये इलाका था, ये ऐसा तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि काफ़ी सुंदर था, पर हाँ, यहाँ से आपके बड़े बड़े पहाड़ जो थे वो दिखना शुरू हो चुके थे और काफ़ी सुंदर और पिक्चरस्क इलाका था। शॉप्स वगैरह अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि आप एक नए देश में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे कारों के ऊपर रेड रंग की जो आप देख ही रहे हैं कि उनका बैकग्राउंड लगा हुआ है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स बहुत सीरियसली फॉलो होते हैं। यहाँ पे सड़कों पे ट्रैफिक भी काफ़ी कम था। अब ये जो आप ये देख रहे हैं ये है बस स्टैंड, भूटान का बस स्टैंड। और ये आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी डिज़ाइन वाला बस स्टैंड था, सफाई पूरी रखी गई थी। तो इसी बस स्टैंड से मैंने बस ली और ये लास्ट बस थी जो कि जा रही थी थिम्पू की तरफ। और ये बस लगभग मैंने 4:30 बजे के आसपास ली। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भूटान का टाइम आधा घंटा अलग चलता है इंडिया से, और ये जो बस थी ये लास्ट बस थी थिम्पू के लिए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे मैं थिम्पू गया और कैसे मैंने वहाँ पे अपना आगे का सफ़र जारी रखा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।